छात्रों, आज हम आप सबके समक्ष किसी एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है उड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन है। छात्रों, तो आप इसके पहले जो मैं आपको पढ़ाया था सेकंड सेमेस्टर का छात्रों, वो था उड के घोषणा पत्र की क्या सिफारिशें, क्या जो है रिकमेंडेशन जो है उड ने संसद के समक्ष प्रस्तुत किया था, उसके बारे में मैं आप सबके समक्ष जानकारी दे रहा था। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है छात्रों, वो उड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन, किस तरीके से चार्ल्स उड के घोषणा पत्र का इवैल्यूएशन या इसका मूल्यांकन छात्रों किया जा सकता है। तो इसको बताने से पहले छात्रों, मैं इसके प्री क्लासेज में आप सबके समक्ष उड के घोषणा पत्र के बारे में बताया और साथ ही साथ जो है जो ऑकलैंड थे उन्होंने जो है प्राच्य एवं पश्चात विवाद का किस तरीके से यंत्र किया छात्रों। और इसी के साथ में आप लोगों को एक और टॉपिक बताया था जो उड के घोषणा पत्र के क्या मुख्य कारण है, इसके बारे में छात्रों आप सब समक्ष मैंने बताया हूँ। अब फिलहाल इसको जानकारी करने के लिए या जो हमारा उड के घोषणा पत्र का जो मैं आज मूल्यांकन करूंगा छात्रों, ये मूल्यांकन करने से पहले छात्रों आज आप लोगों के समक्ष उसी टॉपिक को हम थोड़ा शॉर्टली में हम बताने का प्रयास करेंगे छात्रों। एक बार जान लीजिए। तो देखिए छात्रों, जो मैं उड के घोषणा पत्र के बारे में मैंने बताया था कि 1833 के बाद कंपनी को 1853 में एक नया आज्ञा पत्र छात्रों जारी करना था। उस समय ब्रिटिश जो है पार्लियामेंट या ब्रिटिश जो संसद को इस बात का एहसास हो गया था कि इतने लंबे या बहुत समय तक अब जो है भारतीयों की शिक्षा पर अनदेखी नहीं की सकती है। तो इसलिए उसने भारतीय शिक्षा का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था या एक गठन किया। इस समिति ने 1853 ईस्वी में भारतीय जो है शिक्षा का गहनता से अध्ययन किया और गहनता से अध्ययन करने पर अपने जो है सुझाव या जो सजेशन थे उन्होंने भारतीय शिक्षा के संदर्भ में अपने सुझाव को उन्होंने प्रस्तुत किया। और जब 1800 उसी के बाद या ये कह सकते हैं जब 1853 में हमारी नई शिक्षा नीति का छात्रों गठन हुआ चार्ल्स उड के समय में, तो उस समय देखा जाए तो चार्ल्स उड जो थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे छात्रों। तो उस समय चार्ल्स उड क्या थे छात्रों? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे और कंपनी जो थी उन्हीं के नाम पर एक आज्ञा पत्र को प्रकाशित किया था, जिनको छात्रों हम उड के घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। अब इस घोषणा पत्र में देखें तो सब अनुच्छेदों का बृहद यानी विशाल जो है दस्तावेज था। इसमें भारतीयों की शिक्षा एवं कंपनी की जो भूमिका के बारे में स्पष्ट ये उल्लेख इसमें मिलता है उड के घोषणा पत्र में। अगर इसके बारे में देखें छात्रों, इसमें भारतीय शिक्षा की प्रगति कैसे की जाए इसके बारे में भी स्पष्ट उल्लेख इनके उड के घोषणा पत्र में छात्रों मिलता है। अगर हम छात्रों उड की घोषणा पत्र के बारे में बात करें, इस घोषणा पत्र में देखें या इस घोषणा पत्र को भारतीय जो है शिक्षा का मैग्ना कार्ट या मैग्ना कार्ट के रूप में या भारतीय जो है शिक्षा के मैग्ना कार्ट या इसी को एक नाम और कह सकते हैं छात्रों महाधिकार पत्र की इनकी संज्ञा दी गई है छात्रों। तो जो है उड की घोषणा पत्र के बारे में मैंने बताया, इसको जो है चार्ल्स उड को जो है महाधिकार पत्र की संज्ञा दी गई है। अब मैं आप लोगों को छात्रों उस दिन बताया था छात्रों कि जो उड के घोषणा पत्र था इसके मुख्य मुद्दे क्या थे, ये किस कारण से जो है इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष जो चार्ल्स उड थे इसको प्रस्तुत किए और अपने कौन कौन से उनमें जो सिफारिशें थे उनको वो प्रस्तुत करने का प्रयास किए। तो मैं आपको उस समय बताया था छात्रों शिक्षा जो है ये जो उड के घोषणा पत्र के प्रमुख कारण क्या उस समय इशू थे
क्या इनके कारण थे। मैंने आपको बताया था जैसे उड के घोषणा पत्र के कारण में छात्रों, तो इसमें मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि शिक्षा जो है संस्थाओं की स्थापना करने पर बल, तो जो है उड के घोषणा पत्र इसीलिए जो है ब्रिटिश संसद के समक्ष इनको प्रस्तुत किया गया, इस उद्देश्य से किया गया कि इसमें जो है शिक्षा जो है संस्थाओं की स्थापना कार्य करने पर विशेष रूप से बल दिया जाए। और इसी को ध्यान में जो रखते हुए जो चार्ल्स उड थे अपने घोषणा पत्र को ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत किया, यही मुख्य कारण था। और देखें शिक्षा जो है संस्थाओं की स्थापना, और मैंने आपको जो है शिक्षा को जन शिक्षा बनाना छात्रों, तो ये जो एजुकेशन था उसको पब्लिक एजुकेशन के रूप में बनाने के लिए ये उड की घोषणा पत्र को ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। यही उड की घोषणा पत्र का छात्रों एक प्रमुख कारण था छात्रों। अब मैं आपको उड की घोषणा के बाद आप देखें स्त्री एवं मुस्लिम वर्ग की जो शिक्षा की स्थिति को छात्रों जानने के लिए जो उस समय 1854 में छात्रों जो उड के घोषणा पत्र का प्रकाशन किया गया छात्रों, इसको इस भी जो है उद्देश्य से किया गया कि जो स्त्री वर्ग की शिक्षा हो गया और साथ ही साथ जो मुस्लिम वर्ग की जो है शिक्षा है उसकी कैसी स्थिति है, उसकी स्थिति को रूबरू करने के लिए या उनकी स्थिति को अच्छे ढंग से जानने के लिए इस जो है घोषणा पत्र को ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष 1854 में इसको प्रस्तुत किया गया। यही प्रस्तुत करने का यह उड के घोषणा पत्र का ये प्रमुख रीजन रहा छात्रों। तो उड के घोषणा पत्र का मैंने आपको जो है कारण बताया। अब देखिए छात्रों ये मैं आपको बेसिक या जो है फंडामेंटल चीज़ें बताया जो कि मैंने इसको प्री क्लासेज में आप लोगों के समक्ष बता दिया था, लेकिन इसको मैं एक दिन पहले 2 दिन पहले आपको समक्ष एक टॉपिक और बताया था छात्रों। स्वाटली में लॉर्ड ऑकलैंड ने किस तरीके से प्राच्य पश्चात के विवाद के बारे में आप लोगों के ध्यान में ये बात तो जरूर होगी सर, इसको एक बार और बता दी शॉर्टली में। तो फिलहाल मैं इसको शॉर्टली में बता दे रहा हूँ छात्रों, जान लीजिए। तो इसमें जो है जो सरकार ने कहने का मतलब यह है कि जो ऑकलैंड की सरकार जो 1800 कह सकते हैं 35 के बाद, या तो जो लॉर्ड विलियम बेटी सरकार थी उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड आए थे, तो अब इसके बारे में जान लीजिए। तो उस समय अगर देखा जाए तो सरकार ने नई शिक्षा नीति का तो संचालन कर दिया छात्रों, लेकिन हुआ क्या उसमें प्राच्य एवं पश्चात विवाद का वो हल नहीं कर सकी। तो इस जो है विज्ञप्ति के प्रकाशित होने से 13 दिन पहले जो है लॉर्ड विलियम बेटिक अपने देश इंग्लैंड के रवाना हो गए। 20 अगस्त 1835 जिसमें बात करें या 20 मार्च इसमें डेट आता है, तो 20 मार्च 1835 को लॉर्ड जो विलियम बेटिक थे अपने देश इंग्लैंड को रवाना हो गए। जैसे ही वो छात्रों इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए तो उसी को जाते ही या जाने के समय ही जो प्राच्यवादियों ने अपना आंदोलन छात्रों द्वारा प्रारंभ कर दिया। और ये आंदोलन कब तक करते रहे, जब लॉर्ड ऑकलैंड जब ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रूप में जब भारत में आधिपत्य जमाने के लिए जब लॉर्ड ऑकलैंड की नियुक्ति हुआ तो उस समय तक जो है प्राच्यवादियों ने अपना आंदोलन करते रहे। तो जो है लॉर्ड जो ऑकलैंड जो भारत में अंग्रेज गवर्नर जनरल के रूप में जब इनका पदार्पण हुआ तब हुआ है प्राच्य एवं जो पश्चात जो है जो शिक्षा है उनको एक गंभीर मुद्दा या गंभीर विवाद के रूप में उन्होंने पाया छात्रों। ये मैं बता दिया इसके पहले समरी के रूप में, और फिलहाल आप बता रहे हैं। इसमें होता क्या कि सरकार में कह सकते हैं कि लॉर्ड ऑकलैंड की सरकार जो थी उसने 4 वर्ष तक छात्रों गहन अध्ययन किया, और गहन अध्ययन करने के बाद इस बात का निष्कर्ष निकाला कि इसके पहले की जो सरकार थी छात्रों प्राच्य एवं पश्चातवादियों पर कुछ धन कम खर्च किए या कुछ कम धन खर्च किए छात्रों, यही इसके विवाद का प्रमुख मुद्दा रहा है। अगर हम प्राच्यवादियों पर कुछ और अधिक धन खर्च कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि जो प्राच्यवादी अपना आंदोलन
कर रहे हैं वो अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे और इसी के साथ जो है प्राच्य एवं पश्चात विवाद का भी खात्मा हो जाएगा या तो प्राच्य एवं पश्चात विवाद का अंत हो जाएगा। और देखिए छात्रों, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने जो है प्राच्यवादियों को खुश करने के लिए जो है छात्रवृत्ति की व्यवस्था की छात्रों। तो जो लॉर्ड ऑकलैंड ने प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले जो छात्र थे या छात्राएं थी उनमें जो है 1/4% की दर से उनको छात्रवृत्ति की धनराशि के रूप में उनको मुहैया कराने का भी कार्य किया। और इसी तरह देखें तो इन्होंने जो है छात्रवृत्ति की व्यवस्था किया और देखें तो कुछ जो है अधिक से आर्थिक सहायता और कुछ जो है प्राच्यवादियों को या कह सकते हैं आर्थिक सहायता के लिए कुछ अतिरिक्त या कुछ जो है धनराशि देने का भी कार्य किए। अगर देखें छात्रों तो अगर इसके बारे में देख चलें तो जो लॉर्ड ऑकलैंड थे उन्होंने प्राच्यवादियों पर 31,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि खर्च करने का फैसला तो कर लिया उस समय दैट टाइम। लेकिन हुआ क्या कि इसमें तो फैसला इन्होंने कर लिया कि 31,000 रुपये हमको प्राच्यवादियों पर अतिरिक्त धनराशि के रूप में खर्च करना है। लेकिन हुआ क्या कि जब इस पर इन्होंने इतना खर्च किया तो जो पश्चात जो वेस्टर्न जो एजुकेशन था या पश्चात जो साहित्य था उस पर उन्होंने जो है 1 लाख रुपए से अधिक की धनराशि जो है खर्च करने का निर्णय लिया। जो कि इन्होंने बात करें तो जो यूरोपियन जो है विज्ञान या यूरोपियन साहित्य का विज्ञान कह सकते हैं या तो जो यूरोपियनों का विज्ञान है प्लस जो है पश्चात साहित्य हो गया, इसी के साथ जो फिलॉसफी था या जो दर्शन था छात्रों इस पर उन्होंने जो है खर्च करने का छात्रों आदेश दिया। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं कि जो लॉर्ड ऑकलैंड की सरकार थी छात्रों उन्होंने प्राच्यवादियों को अपने चालाकियों के दम से खुश तो कर दिया छात्रों, लेकिन हुआ क्या कि जो पश्चातवादियों को वो अपनी शिक्षा देने से एक भी कदम वो पीछे नहीं रहे। जैसा कि जो पश्चातवादियों की शिक्षा वो अंग्रेजी साहित्य या फिलॉसफी था छात्रों या जो दर्शन कर सकते था इसी शिक्षा को वो अधिक से अधिक बढ़ावा देने का कार्य छात्रों करते रहे थे। तो ये था मैं आपको लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में कुछ समरी छात्रों बता दिया जो कि एग्जाम में छात्रों अक्सर ये आते रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। तो फिलहाल जो हमारा आज का टॉपिक छात्रों है वो वुड के घोषणा पत्र का इवोल्यूशन छात्रों या वुड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन। अगर इसके बारे में छात्रों देखें तो चार्ल्स वुड जो थे उनके घोषणा पत्र में क्या क्या मूल्यांकन के रूप में हम पढ़ सकते हैं छात्रों। अगर इनके इवोल्यूशन या इनके मूल्यांकन के बारे में देखें छात्रों तो इसमें सर्वप्रथम वुड के घोषणा पत्र इसमें जो आता है छात्रों वुड के घोषणा पत्र के प्रमुख जो है गुण आता है छात्रों। वुड के घोषणा पत्र के गुण आता है छात्रों। फिर जो गुण के बाद छात्रों अगर इसमें देखें तो इसमें छात्रों फिर दोष भी आता है, वुड के घोषणा पत्र हो गया। फिर इसके बाद छात्रों इनमें डिमेरिट भी प्राय विद्यमान था छात्रों। तो अब पहले हम वुड के घोषणा पत्र के बारे में छात्रों तो बता दिया, अब बात करते हैं छात्रों वुड के घोषणा पत्र के क्या मेरिट थे। अब इसके बारे में देख लें कि वुड का घोषणा पत्र छात्रों जैसा कि मैंने भी बताया भी कि 1854 में या 29 या 19 जुलाई कह सकते हैं 19 जुलाई 1854 को बात करें इस जो है आज्ञा पत्र या तो जो नवीन शिक्षा नीति की घोषणा की गई उसमें जो है वुड की घोषणा पत्र में चार्ल्स वुड ने जो रिकमेंडेशन में कुछ बातें या सिफारिशों के संदर्भ में कुछ बातें अपने रखी थी। तो अब हम इसके जो है वुड के जो घोषणा पत्र है छात्रों इनके हम गुण के बारे में छात्र जान लेते हैं। पहला जो है शिक्षा, पहला जो राज्य का उत्तरदायित्व या राज्य पर शिक्षा का उत्तरदायित्व। अगर इसके बारे में देखें राज्य पर जो है शिक्षा का उत्तरदायित्व आता है छात्रों। राज्य पर शिक्षा का जो है उत्तरदायित्व हो गया। तो अब राज्य पर जो है
शिक्षा के उत्तरदायित्व के बाद अब हम बात करते हैं जो दूसरी पॉइंट अभी हम इसको ब्रीफली में छात्रों बताएंगे। फिर उसके बाद शिक्षा की उचित व्यवस्था हो गया छात्रों, शिक्षा की उचित व्यवस्था हो गया, शिक्षा की उचित व्यवस्था पर इन्होंने बल दिया छात्रों। तो अब शिक्षा की जो है उचित व्यवस्था के बाद फिर आता है इसमें जन शिक्षा विभाग की स्थापना छात्रों आता है। जन शिक्षा विभाग की स्थापना, जन शिक्षा विभाग की स्थापना पर इन्होंने बल दिया, स्थापना पर बल। और इसी तरीके से जो है जो फोर्थ पॉइंट आता है छात्रों, अब उसमें ये आता है कि आर्थिक या गरीबों की आर्थिक सहायता, गरीब वर्गों की, गरीब वर्गों की आर्थिक सहायता, गरीब वर्गों की या गरीब वर्ग की आर्थिक जो है सहायता छात्रों इसमें आता है। गरीब वर्गों की आर्थिक जो है सहायता पर छात्रों इन्होंने बल दिया। फिर उसके बाद जो है पांचवा आता है इसमें शिक्षा का ऑर्गेनाइजेशन या शिक्षा का जो संगठन था छात्रों। अब इसकी जो मेरिट के बारे में छात्रों बता रहे हैं, शिक्षा के जो है संगठन हो गया। फिर जो शिक्षा का जो संगठन है छात्रों, फिर शिक्षा के संगठन के बाद आगे आता है व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था आता है छात्रों। व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था पर इन्होंने बल दिया छात्रों। तो ये व्यावसायिक जो है शिक्षा की व्यवस्था हो गया। तो इसके बाद देखें छात्रों तो स्त्री शिक्षा पर विशेष बल देना, स्त्री शिक्षा पर विशेष बल, स्त्री शिक्षा पर विशेष बल देना, विशेष बल देना। और फिर इसी के बाद देखें तो स्त्री शिक्षा के बाद आगे आता है, स्त्री शिक्षा के बाद विश्वविद्यालय की स्थापना आता है छात्रों। विश्वविद्यालय की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना। विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद छात्रों देखें शिक्षक एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था, शिक्षक एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था आता है छात्रों। शिक्षक एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था के बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था के बाद जो हमारा अगला टॉपिक इसमें आता है वह है मुस्लिम वर्ग की शिक्षा आता है छात्रों। मुस्लिम वर्ग की शिक्षा, मुस्लिम वर्ग की शिक्षा हो गया छात्रों। तो मुस्लिम वर्ग की शिक्षा, फिर इसके बाद जो निष्पंदन सिद्धांत को निरस्त, निष्पंदन सिद्धांत को निरस्त। अब इसके बारे में छात्रों आप लोग जान लीजिए कि जो मैं उद्देश्य बताया हूँ तो इसमें जो है अब ये उड के घोषणा पत्र के जो प्रमुख गुण थे इनके मेरिट के बारे में छात्रों जान लेते हैं। तो इनमें राज्य पर शिक्षा का किस ढंग से उत्तरदायित्व दिया गया, ये उड के घोषणा पत्र के गुण हैं। उसके बाद फिर शिक्षा की उचित व्यवस्था आती है। फिर उसके बाद जन शिक्षा जो विभाग की स्थापना पर बल, फिर उसके बाद गरीब वर्गों की आर्थिक सहायता या गरीब छात्रों की आर्थिक सहायता, शिक्षा का संगठन हो गया, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था, स्त्री शिक्षा पर विशेष बल, विश्वविद्यालय की स्थापना, शिक्षा के एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था किया गया छात्रों। फिर मुस्लिम वर्ग की शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। फिर आगे जो आता है निष्पंदन सिद्धांत या निष्पंदन की शिक्षा को इन्होंने निरस्त या जो निष्पंदन का जो थ्योरी है उनके थ्योरी को इन्होंने कैंसिल कर दिया या कैंसिल कर दिया। तो अब देखें छात्रों
उड के घोषणा पत्र का जो पहला गुण यह है कि राज्य पर शिक्षा का उत्तरदायित्व, जो राज्य सरकार पर जो है शिक्षा की उत्तरदायित्व को बिल्कुल से पूरी तरीके से कह सकते हैं थोप दिया गया। जो शिक्षा देने की जो जिम्मेदारी था वो बिल्कुल पूरी तरीके से राज्य सरकार के ऊपर कर दिया गया कि आप अच्छे ढंग से जो है शिक्षा की व्यवस्था करें, किस ढंग से शिक्षा का कार्य कराना है। तो पूरी जिम्मेदारी अगर देखा जाए छात्रों तो राज्य पर जो है शिक्षा का उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी पूरी तरीके से जो है उस समय थोप दिया गया था। जो चार्ल्स वुड की जो सरकार थी उन्होंने जो है गवर्नमेंट चार्ल्स वुड की थी, उन्होंने राज्य सरकार में जिनका आधिपत्य था उन्होंने जो पूरी जिम्मेदारी अपने बोझ को कम करने के लिए वो जो है राज्य पर निर्भर कर दिया कि जो जिम्मेदारी होगा या तो जो पूरे शिक्षा का उत्तरदायित्व या जो शिक्षा की जो देख रेख शिक्षा की स्थापना जो की जाएगी वह पूरी जिम्मेदारी जो राज्य सरकार की होगी, या तो राज्य जो अपने स्तर से जो है शिक्षा के उत्तरदायित्व का अच्छे ढंग से छात्रों निर्वहन करे। तो अब मैं आपको जो है राज्य पर जो है या राज्य की शिक्षा का उत्तरदायित्व हो गया। फिर उसकी बाद छात्रों आता है शिक्षा की उचित व्यवस्था। अगर देखें छात्रों तो जो उड के घोषणा पत्र के अगर मेरिट के बारे में देखें छात्रों, इस मेरिट की जो दूसरी प्रमुख विशेषता या इनके गुण आते हैं शिक्षा की उचित व्यवस्था। तो शिक्षा में अच्छे ढंग से या जो शिक्षा की उचित ढंग से व्यवस्था करने पर उन्होंने विशेष रूप से बल दिया कि जो शिक्षा का कार्य जो है छात्रों के समक्ष हमको करना है कराना है उनमें हमको विशेष रूप से अच्छे ढंग से हमको व्यवस्था छात्रों को करना है। तो जैसे प्रत्येक प्रांत में जो है शिक्षा जो है और इसमें जो इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं उनकी स्थापना कार्य करने पर इन्होंने विशेष रूप से बल दिया। तमाम सारी बातें इसमें स्टेप छात्रों आती है। तो जो उड के अगर हम घोषणा पत्र के विषय में छात्रों बात करें, इस घोषणा पत्र के जो सेकंड मेरिट आता है कि इन्होंने जो है कि शिक्षा की उचित ढंग से व्यवस्था करने पर छात्रों विशेष रूप से बल दिया, जिससे जो है उस समय की जो है शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावशाली बन सके और जो छात्र पढ़ने वाले थे उस समय वो अच्छे ढंग से अध्ययन कर सके। तो इसी को जो ध्यान में रखते हुए जो है जो एजुकेशन था उनमें उचित व्यवस्था करने के लिए चार्ल्स वुड ने अपने जो डिक्लेरेशन था उसे उस घोषणा पत्र में इन सब सारी चीज़ों पर जो है बल देने का कार्य किया छात्रों। तो मैं शिक्षा की उचित व्यवस्था बताया। अब शिक्षा की उचित व्यवस्था के बाद छात्रों जो नंबर 3 आता है जन शिक्षा विभाग की स्थापना पर बल। अगर देखें छात्रों जो हमारा चार्ल्स वुड जो डिस्पैच चल रहा है या जो वुड की घोषणा पत्र चल रहा है छात्रों, तो वुड की घोषणा पत्र की जो तीसरी जो है सर्वोत्तम गुण या तीसरा प्रमुख जो गुण है जन शिक्षा विभाग की स्थापना करने पर बल देना। जन शिक्षा विभाग उसका क्या है, कुछ ऐसे जो है डिपार्टमेंट थे छात्रों जो कि लोगों में शिक्षा देने का कार्य करें, कैसे जो है जो टीचिंग या कैसे एजुकेशन है उसको कैसे बढ़ावा मिले। तो उनके लिए कुछ अधिकारियों की अपॉइंटमेंट करने का वो कार्य करते थे। तो जन शिक्षा जो है विभाग के जो अधिकारी थे उनकी भी स्थापना करने का कार्य करते थे। या तो जब जन शिक्षा जो है विभाग के स्थापना पर इन्होंने बल दिया था तो उसी समय कुछ जो ऑफिसर थे या कुछ अधिकारी थे उनकी भी जो है अपॉइंटमेंट का कार्य करने पर विशेष रूप से छात्रों बल दिया गया। तो आप देखें छात्रों जो इसमें जन शिक्षा विभाग है इसमें जो है लोगों की शिक्षा के विभाग के लिए एक स्थापना पर विशेष रूप से छात्रों बल देने का कार्य किया गया। आप देखें छात्रों इसके तहत हम देखें तो कुछ जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया जैसे इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन थे, कुछ जो है निरीक्षण
करने वाले जो व्यक्ति इसमें थे और इसके अलावा कुछ क्लर्क या जो लिपिक इसमें आते थे। तो इसी के तहत तो जन शिक्षा विभाग की भी स्थापना का कार्य किया गया, जिससे कुछ अधिकारी वर्ग या कुछ लिपिक वर्ग या जो ऑब्जर्वेशन करने वाले जो निरीक्षण थे उनकी भी जो नियुक्ति का कार्य इसमें किया गया। जन शिक्षा जो विभाग की स्थापना, अगर हम इसके तहत देखें छात्रों, जो उड के घोषणा पत्र का प्रमुख या जो तीसरा प्रमुख गुण है उसके तहत जो है जन शिक्षा विभाग की स्थापना करना इनका एक सर्वोत्तम गुण है छात्रों। आप देखें छात्रों, जन शिक्षा जो है विभाग की अब स्थापना के बाद छात्रों जो हमारी अगली टॉपिक आती है छात्रों, गरीब वर्गों की आर्थिक या गरीब छात्रों की कह सकते हैं या गरीब वर्गों या छात्रों की आर्थिक सहायता। अगर इसके बारे में देखें छात्रों, तो जो उड डिस्पैच था या उड के घोषणा पत्र को जब प्रकाशित किया गया तो चार्ल्स उड ने अपने घोषणा पत्र में ये भी सिफारिशें प्रस्तुत किया या तो जो है या इनके जो उड के घोषणा पत्र का एक प्रमुख गुण ये भी था कि इसके द्वारा जो गरीब छात्र थे उनको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने का भी कार्य किया गया। जैसे अगर बात करें छात्रों, तो गरीब वर्गों की आर्थिक सहायता के लिए उस समय की जो सरकार थी 1854 का जो डिस्प्लेज था, इसमें जो है छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था करने पर विशेष रूप से छात्रों बल दिया कि जो छात्रवृत्ति देने का कार्य किया जाए वह कुछ गरीब वर्गों को ध्यान में रखते हुए उनको जो है छात्रवृत्ति की मुहैया या छात्रवृत्ति की व्यवस्था करके उनको या इस तरीके से जो है गरीब वर्गों को उनको आर्थिक रूप में सहायता करना है, या तो खासकर जो यहाँ पर गरीब वर्ग के छात्र हैं उनको आर्थिक सहायता कैसे उपलब्ध कराना है, चाहे डायरेक्ट जो है उनको आर्थिक रूप से सहायता देने कार्य करें, या तो जो गरीब वर्ग के छात्र अध्ययन कर रहे थे उस समय तो उनको छात्रवृत्ति के रूप में कुछ जो धनराशि प्रदान करने का कार्य किया गया। अब देखिए छात्रों, मैं आपको इसके पहले भी बताता चला गया हूँ, फिर आज भी बता रहे हैं कि जितने भी गवर्नर जनरल भारत में आधिपत्य स्थापित करने के इरादे या उद्देश्य से शासन कर रहे थे, सभी ने जो है अंग्रेजी साहित्य को ही जो है बढ़ावा देने का कार्य छात्रों ने किया है। तो सभी ने अंग्रेजी साहित्य को बढ़ावा दिया है और वही जो अपनी जो है देसी भाषा या जिसे कहते हैं प्राच्य भाषा को बिल्कुल इन्होंने जो है निम्न कोटि को दर्शाया। कह रहे ये भाषा का कोई विकास ही नहीं हो पाया है, इसके माध्यम से हम किस तरीके से शिक्षा की व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। तो कहने का मतलब ये है छात्रों कि जब हम वो जो देसी भाषा या जो प्राच्य भाषा है जब उनका भी हम अच्छे ढंग से अध्यापन कार्य विद्यालय में करेंगे तो हम क्यों नहीं उसका विकास कर पाएंगे। तो ये उन सब के अंदर ये ऐसे कंसेप्ट उनके अंदर व्याप्त भी नहीं था, उनके दिमाग में जो बातें थी केवल पाश्चात्य साहित्य के विषय थे। जैसे मैंने आपको बताया फिलॉसफी था, जैसे दर्शन से कहते हैं, या फिर अंग्रेजी साहित्य हो गया, कुछ जो यूरोपीय जो विज्ञान के कुछ विषय थे तो जिन पर जो है उनका ध्यान आकर्षित किया गया था जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। और जो देसी साहित्य जैसे मैं प्राच्य साहित्य विषय में जैसे कुछ सब्जेक्ट थे, जैसे मैं आपको बताया भी इसके पहले, जैसे अंग्रेजी साहित्य था, कुछ व्याकरण या जो उपनिषद थे, इन सब का अध्ययन जो अंग्रेज गवर्नर कभी किए ही नहीं और इन सब को बिल्कुल वह निम्न स्तर पर वो हमेशा से जो है ठहराते चले आए। तो अब मैं आपको जो है वो तो बता दिया प्रारंभ में। तो यहाँ पर देखें छात्रों, जो उड के घोषणा पत्र के बारे में छात्रों हम बात कर रहे हैं, तो जो उड के घोषणा पत्र के गुण के बारे में बात कर रहे हैं छात्रों, तो इनके गुण के बाद जो फोर्थ पॉइंट छात्रों आता है, फोर्थ पॉइंट या फिफ्थ पॉइंट जो आता है छात्रों, वो शिक्षा का संगठन था छात्रों। आप देखें तो जो उड के घोषणा पत्र का एक प्रमुख गुण ये भी था उस समय जो है
शिक्षा का एक संगठन व्याप्त था। अगर छात्रों इसके बारे में हम देखें, इसके पहले मैं आपको बता दिया था छात्रों, जो ये शिक्षा का संगठन था छात्रों, प्रारंभ में इस 4 स्तरों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया छात्रों। कितने स्तरों में बांटा गया छात्रों? तो 4 जो है स्तरों में जो शिक्षा के संगठन को उस समय बांट दिया गया छात्रों। जैसा कि मैं इसमें प्रारंभ में बता दिया गया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो कुछ 2 स्तर में बताए हैं फिलहाल, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, या तो जो शिक्षा का हमारा ये संगठन है छात्रों। अच्छे छात्रों, आप लोग दिमाग में बातें आती होगी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि संगठन क्या है, संगठन किसको कहते हैं। अगर देखें, अगर संगठन विषय में बात करें छात्रों, संगठन मतलब जैसे समूह में व्यक्ति कार्य करते हैं, या तो संगठन से कहते हैं जैसे सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो निर्मित हमारा मानव समुदाय का जो स्वरूप होता है छात्रों, उसी को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसी को संगठन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर छात्रों जो शिक्षा का हमारा संगठन है, तो जो चालपुर थे उस शिक्षा के संगठन में, जैसा कि मैंने वुड के सिफारिशों में बताया छात्रों, तो ये शिक्षा के संगठन को इन्होंने 4 भागों में बांटा था। जैसा कि मैंने प्राथमिक विद्यालय की चर्चा इसमें किया था 4 भागों में छात्रों। तो प्राथमिक के बाद फिर आता था जो है मिडिल आता था छात्रों, फिर हाई विद्यालय हो गया, फिर हाई विद्यालय के बाद जो है फिर जो है हाई विद्यालय के बाद फिर उच्च जो है स्तर के जो विद्यालय, इस तरीके से जो है इनका जो है शिक्षा का संगठन था। अगर देखें छात्रों, जो मैं आपको क्रमबद्ध रूप से विश्वविद्यालय की स्थापना विषय बात किया तो फिलहाल अलग था, लेकिन यहाँ पर जो है शिक्षा के संगठन के विषय में मैंने आपको बता रहे हैं, या हम बता रहे हैं आपको। तो जो शिक्षा का हमारा संगठन है, इन्होंने 4 भागों, जिससे पहले मैंने बताया मिडिल हाई स्कूल हो गया, या पहला प्राथमिक हो गया, फिर मिडिल हो गया, तो फिर हाई स्कूल हो गया, फिर इसी तरीके से उच्च स्तर की जो है कक्षाओं के लिए इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म या जो संगठन बनाया, वही छात्रों यहाँ पर शिक्षा का संगठन है छात्रों। तो अगर देखें छात्रों, जो ये वुड के घोषणा पत्र के गुण है, इस घोषणा पत्र के गुण की जो 5th या जो 5वीं प्रमुख विशेषता है कि शिक्षा का संगठन, तो शिक्षा के क्षेत्र में एक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का गुण भी इसमें विद्यमान था। तो अगर इसके बारे में देखें छात्रों, तो ये जो वुड के घोषणा पत्र की एक प्रमुख गुण है कि शिक्षा का संगठन था उस समय। अब देखें, शिक्षा का संगठन था तब भी था, और देखें तो मॉडर्न जो हमारा एज है, इस समय बात करें तब भी जो शिक्षा का संगठन है। अगर देखें छात्रों, अगर शिक्षा के संगठन विषय में बात करें, तो जो हमारी आज के समय में देखें तो कुछ जो नीतियों का जिस तरीके से प्रारंभिक शिक्षा के प्रयास के अंतर्गत हम आगे आप सबको कुछ और नीतियों के विषय में बात करेंगे। जैसे जब हमारा देश छात्रों आज़ाद हुआ, जब आज़ाद होने के बाद कौन कौन से जो है नीति आयोग का छात्रों गठन किया है, अब इसके बारे में आप जान लीजिए। पहली बात है कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया 1948 से 1949 में यस राधा कृष्ण आयोग का छात्रों इसमें गठन किया गया था, जो 1948 से 1949। मैं आपको आगामी आने वाले क्लास में इन सब के बारे में अध्ययन करूंगा छात्रों। तो इसके बाद फिर 1952 से 53 में देखें तो इसमें एक विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग था, इसकी भी स्थापना कार्य करने पर विशेष रूप से बल दिया गया छात्रों। तो इसके बाद देखें तो इसमें आता है पंचशील आता है। पंचशील जो समझौता था छात्रों 1954 में था, जो कि भारत जो है चीन के बीच जो है पंचशील जो है सिद्धांत पर इस पर बल दिया गया, या दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसको हम पंचशील के नाम से, यानी आचरण के कुल 5 जो है सिद्धांत से, जिनको हम छात्रों पंचशील के नाम से जानते हैं। अगर देखें छात्रों तो जो पंचशील के विषय में जैसे बात करें तो जब ये पंचशील के जो सिद्धांत का प्रतिपादन 1954 में किया गया, उस समय चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे। उस समय चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे, या मार्शल जो कुछ है ये कह सकते हैं,
हाँ, उसके बाद श्री पंडित चावल लाई थे। और जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। तो उन्हीं दोनों के समझ जो है भारत और चीन के संबंध में बात करें तो 1954 में जो है ये पंचशील जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें संत अहिंसा हो गया, आस्तेय हो गया, अपरिग्रह कर सकते हैं। तो ये सब तो फिलहाल जो है पंचशील में तो नहीं आता, लेकिन पंचशील विषय बात करें तो ये आचरण या पंच मतलब पंच माने पांच, शील माने आचरण। तो इसमें जो है 5 आचरण विषय में बात इसमें कही गई है छात्रों। तो अगर देखें तो फिलहाल उसके बाद जो है भारत सरकार के द्वारा 1964 से 66 में छात्रों या 1966 था, उस समय हमारे कोठारी आयोग का गठन छात्रों किया गया 1964 से 1966 में छात्रों। तो 1964 से 1966 हो गया। फिर इसी के जस्ट बाद छात्रों 1972 में हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संचालन छात्रों किया गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद से जो है भारत की सरकार जो हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो चली गई यहाँ से, या ब्रिटिश आधिपत्य जो स्थापित था यहाँ से अपने देश को रवाना हो गए, छोड़ना पड़ा भारत देश को। तो जो भारत की सरकार जो अपने माध्यम चलाती थी उस समय 1972 में कह सकते नई शिक्षा नीति का संचालन किया गया। तो इसी के तहत देखें तो अन्य भी जो है जो कुछ नीतियों की स्थापना का कहा तो विशेष रूप से छात्रों बल देने का कार्य किया गया। तो ये देखिए तो अगर देखा जाए तो ये अगर देखें तो 1972 फिलहाल यही था छात्रों। इसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन 1987 था। तो 1987 में हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया। उसी समय ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का स्थापना किया गया। तमाम सारी चीज़ों के बारे में इसमें आता है। फिलहाल इसको हम अलग क्लास में बताऊंगा आप लोग ब्रीफली में। तो मैं आपको यहाँ पर बात कर रहा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर जो वुड की घोषणा पत्र का एक प्रमुख गुण ये था कि इसमें जो है शिक्षा के संगठन विषय में बात कही गई है। फिर आगे जो हमारा आता है व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था। तो वुड की घोषणा पत्र की एक प्रमुख विशेषता या प्रमुख गुण यह है कि इसके माध्यम से कुछ व्यावसायिक जो एजुकेशन थे या जो व्यावसायिक जो एजुकेशन थे उनकी भी व्यवस्था करने पर छात्रों विशेष रूप से बल दिया गया। जैसे कुछ व्यवसाय करने वाले कुछ कोर्सेज थे, जैसे प्रेजेंट टाइम में देखें तो ITI की जो स्थापना किया गया या कुछ पॉलिटेक्निक जो कॉलेजों की स्थापना कार विशेष बल दिया गया है। तो उस समय दैट टाइम क्या था छात्रों, कुछ व्यावसायिक जो अच्छी एजुकेशन थे उनकी जो है शिक्षाओं पर कुछ विशेष रूप से बल देने का कार्य किया गया। या किस ढंग से, जैसे इस समय तो ITI का स्थापना, उस समय भी कुछ ऐसे जो है संस्था की भी स्थापना किया गया कि इससे छात्र आगे बढ़ सके, अपने जो है जो एजुकेशन है उनकी जो है शिक्षा को प्राप्त कर सके, जिससे आने वाले छात्र बेरोजगार न रहें और वो व्यवसाय कर सकें, जिससे जो है उनसे जो है उनके अंदर कुछ कुशलताओं का भी विकास कार्य हो सके। तो यही पॉइंट है जो कि व्यवसाय शिक्षा की व्यवस्था पर छात्रों विशेष रूप से बल देने का कार्य किया गया है छात्रों। फिर व्यवसाय जो शिक्षा की व्यवस्था के बाद फिर आगे आता है छात्रों स्त्री शिक्षा पर विशेष बल देना। देखिए छात्रों, ये जो वुड डिस्पैच है या द मेरिट ऑफ वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र का जो गुण है, इसके गुण के बारे में देखें तो इन्होंने इस स्त्री शिक्षा पर विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों ने किया है कि स्त्री की शिक्षा हमको कैसे उनको शिक्षा प्रदान करना है, उनकी शिक्षा की देख रेख में क्या उनके लिए हमको व्यवस्था का कार्य करना है। तो इन सारी जो चीज़ों पर वुड की घोषणा पत्र का ये प्रमुख गुण है। तो जैसे देखें कि स्त्रियों की जो शिक्षा के लिए जो अलग से या अनेक प्रकार के जो महिलाओं के लिए विद्यालय की भी स्थापना कार्य किया गया था उस समय, जिससे कि स्त्रियां भी अपनी अच्छे ढंग से जो है जो एजुकेशन था उनको प्राप्त कर सके और आगे के लिए उनको कुछ द्वार खुल सके।
तो ये था जो स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देना है ऊड के घोषणा पत्र का छात्रों, ये प्रमुख गुण था छात्रों। अब मैं आपको जो है ऊड की या स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष जो बल देने के बाद छात्रों जो हमारी अगले टॉपिक आता है विश्वविद्यालयों की स्थापना। अगर देखें छात्रों तो जो ऊड की घोषणा पत्र का एक प्रमुख गुण ये था कि इसके माध्यम से जो है विश्वविद्यालय की स्थापना का भी कार्य किया गया छात्रों। जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना के विषय में बात करें तो उस समय जो है एक कलकत्ता विश्वविद्यालय था छात्रों, और उसके बाद जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय या मद्रास विश्वविद्यालय के विषय में बात करें या इससे पहले की जो कुछ पूरा या जो प्राचीन विश्वविद्यालय थे छात्रों, उनकी भी स्थापना कार्य पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया गया, जो कि छात्रों यहाँ पर चार्ल्स ऊड के घोषणा पत्र की पुष्टि करने का या कन्फर्मेशन करने का छात्रों कार्य करता है। तो ऊड की घोषणा पत्र के जो गुण है कि इन्होंने जो विश्वविद्यालय की स्थापना करने पर छात्रों विशेष रूप से बल दिया गया। जो जो सिटी थी, जो जो राज्य उस समय के थे, वहाँ पर प्रत्येक राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना करने पर छात्रों उन्होंने विशेष रूप से बल देने का कार्य किया। तो अब विश्वविद्यालय की स्थापना छात्रों तो मैं तो आपको समझ बता दिया छात्रों। तो विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद फिर आगे जो आता है छात्रों शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था। अब देखें छात्रों जो ये ऊड की घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र का सर्वोत्तम गुण या एक जो महत्वपूर्ण गुण यह है कि इसके माध्यम से शिक्षक एवं प्रशिक्षक या प्रशिक्षण देने की व्यवस्था का भी कार्य इसमें किया गया है कि शिक्षक एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था, यानी जो अध्यापक उस समय अगर अध्यापन कार्य कर रहे थे छात्रों तो उनके लिए जो है प्रशिक्षण की व्यवस्था का भी जो है कराने की जिम्मेदारी उस सरकार के पास थी कि किसी एक जो है जो होते थे संस्थान, उस जो है संस्थान में जो प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कराने पर विशेष रूप से बल दिया जाए, तो जिससे कि आने वाले जो अध्यापक के उनकी गुणवत्ता में जो है सुधार का कार्य कर सके और अच्छे ढंग से छात्रों वो अध्यापन का कार्य कर सके। तो कहने का मतलब ये था कि जो ऊड के घोषणा पत्र के गुण के बारे में देखें तो इन्होंने जो है अध्यापक एवं प्रशिक्षण या जो ट्रेनिंग होता था छात्रों उनकी व्यवस्था पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया है छात्रों। तो ये था जो है छात्रों शिक्षा एवं जो प्रशिक्षण की व्यवस्था था छात्रों। अब इसी के बाद छात्रों जो हमारा अगला टॉपिक आता है छात्रों मुस्लिम वर्ग की शिक्षा। अब देखें तो जो ऊड के घोषणा पत्र के गुण थे छात्रों, अगर इसके मेरिट के बारे में देखें छात्रों, इसके गुण की जो है विशेषता या इस गुण की विशेषता यह है कि इन्होंने जो है सभी वर्गों को छात्रों ध्यान में दिया था। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू वर्ग को ही जो है इन्होंने ध्यान दिया, ये भी बात भी गलत है। तो इन्होंने जो है कई वर्गों को जो ध्यान में रखते हुए अपने घोषणा पत्र को प्रकाशित कराया था, या ये इस घोषणा पत्र के प्रमुख गुण थे कि इस घोषणा पत्र में मुस्लिम वर्ग की शिक्षाओं पर विशेष रूप से छात्रों बल देने का कार्य किया गया था। मुस्लिम वर्ग की शिक्षा के लिए जैसे मैंने आपको प्रारंभ में इसमें बताया था कि जब ऊड का घोषणा पत्र चल रहा था छात्रों, तो इसमें मैंने बता दिया था आपको कि इन्होंने क्या बताया कि जैसे प्रत्येक ऐसे जो मुस्लिम और शिक्षा के लिए मकतबे की स्थापना करने का कार्य किया, और जो मुस्लिम वर्ग के जो छात्र हैं जो शिक्षा से वंचित हैं उनको भी शिक्षा लेने के लिए आग्रह किया। तो स्थान स्थान पर जो है जो मकतब बनाए गए थे उनकी भी स्थापना कार्य करने पर छात्रों इन्होंने विशेष रूप से बल देने का कार्य किया था छात्रों। तो ये था ये जो मुस्लिम वर्ग की जो शिक्षा, तो जो ऊड घोषणा पत्र के प्रमुख गुण था कि इनके समय में जो मुस्लिम वर्ग की शिक्षा पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया गया छात्रों। जो आगे हमारी अंतिम इसके मेरिट के बारे में आता है या इनके जो गुण के बारे में छात्रों आता है कि निष्पंदन जो है सिद्धांत की जो शिक्षा थी उनको निरस्त किया गया था। अब देखें तो निष्पंदन जो शिक्षा के सिद्धांत था ये था क्या,
जैसे देखिए कि लॉर्ड जो मैकाले द्वारा लॉर्ड मैकाले द्वारा जो निस्पंदन की से जो थ्योरी था, जो इनको अपनाया गया था, वो यहीं पर जो चार्ल्स वुड के द्वारा इनके जो है थ्योरी को या इनके जो थ्योरी जो थे इनके थ्योरी को कैंसिल कर दिया था। अब देखें छात्रों, जो निस्पंदन सिद्धांत क्या था, अब इसके बारे में मैंने आपको प्री क्लास में बता दिया था कि जो निस्पंदन सिद्धांत छात्रों था, ये जो है लॉर्ड जो मैकाले द्वारा प्रतिपादन किया हुआ एक या तो प्रतिपादित किया हुआ एक सिद्धांत था, जिनको हम निस्पंदन के सिद्धांत के नाम से छात्रों इसको जानते हैं। इसको देखें छात्रों तो अधोमुखी जो है सिद्धांत के नाम से भी छात्रों इसको जानते हैं। ये निस्पंदन जो शिक्षा के जो थ्योरी है, इनको कैंसिल किस तरीके से किया गया था, जो कि मैंने आपको भी बताया कि जो लॉर्ड जो मैकाले थे, तो लॉर्ड मैकाले ने जो है जो अपना निस्पंदन के सिद्धांत का इन्होंने जो प्रतिपादन किया, तो उस जो है प्रतिपादन को यहाँ पर जो चार्ल्स वुड ने उसको निरस्त कर दिया उनके थ्योरी को। अब देखते हैं कि जो है अब निस्पंदन जो अच्छे से जो थ्योरी था, इनको किस नाम से छात्रों जानते हैं। इनको एक नाम है अधोमुखी सिद्धांत के नाम से छात्रों इनको जानते हैं। अधोमुखी का सिद्धांत हो गया छात्रों, या उसी को जो है एक छनाई के सिद्धांत के नाम से छात्रों इसको हम जानते हैं। कहने का मतलब इसको कई नामों से जानते हैं। तो इसको जो निस्पंदन सिद्धांत को मैंने बताया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, एक व्यापारिक एवं व्यवसायिक जो कंपनी थी, और वह जो है इसी उद्देश्य से वह भारतीयों की कह सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी व्यापारिक एवं व्यवसायिक कंपनी थी, और वह जो है भारतीयों की शिक्षा पर वो अधिक से अधिक धन खर्च करना नहीं चाहती थी, और वह अधिक से अधिक जो है लाभ कमाने के उद्देश्य से वह जो है अपने आधिपत्य को स्थापित किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उसी को ध्यान में रखते हुए जो लॉर्ड मैकाले से छात्रों वो निस्पंदन जो थ्योरी था, इस जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिनको हम छनाई के सिद्धांत से छात्रों जानते हैं। या उसी को देखिए छनाई के सिद्धांत के नाम के बाद इसको छनाई के बाद इसको अधोमुखी जो सिद्धांत है उसको भी नाम जिसको हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, जो वुड के घोषणा पत्र के गुण है, तो इस घोषणा पत्र के मुख्य गुण की विशेषता ये थी कि इसके माध्यम से इन्होंने जो लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तुत किया गया था निस्पंदन जो है थ्योरी को इन्होंने क्या कर दिया छात्रों, कैंसिल कर दिया था। और जो है इस तरीके से इनका ये जो गुण था वुड के घोषणा पत्र के प्रमुख गुण था छात्रों। अब देखें छात्रों, जो वुड के घोषणा पत्र के गुण के बाद अब इनके डीमेरिट भी आते हैं छात्रों। तो अगर डीमेरिट की बात देखें छात्रों, इसमें प्राच्य जो है साहित्य की उपेक्षा किया गया छात्रों। प्राच्य साहित्य की उपेक्षा, तो जो प्राच्य साहित्य की उपेक्षा थी, उसके बाद जो आता है शिक्षा का माध्यम। प्राच्य साहित्य की उपेक्षा हो गया, फिर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो गया। और उसके बाद जो नंबर 3 आता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति बाद शिक्षा की समाप्ति। स्वतंत्रता प्राप्ति पर शिक्षा की समाप्ति था। अब इसके बाद देखिए छात्रों, तो शिक्षा की समाप्ति इन्होंने बताया। और उसके बाद जो है अब पाठ्यक्रम में अंग्रेजी साहित्य पर विशेष रूप से बल दिया छात्रों। पाठ्यक्रम में अंग्रेजी साहित्य पर विशेष बल
अब विशेष बल के बाद आगे जो आता है धार्मिक शिक्षा की नीति अस्पष्ट। जो इसमें इन्होंने बताया कि धार्मिक शिक्षा की नीति क्या थी उस समय, बोलो छात्रों, धार्मिक शिक्षा की नीति अस्पष्ट। तो ये था जो है, मैं आपको जो है ये इसके डिमेरिट के बारे में छात्रों बताया कि जो इनके दोष होते थे या जो उड के घोषणा पत्र के प्रमुख दोष थे, उनके दोष में देखा जाए तो मैं तो अभी जो गुण थे इनके गुण के बारे में छात्र बताएं। अब फिर इनके गुण के बाद जो है अगला आता है इनके दोष। इनके दोष भी ये थे कि प्राच्य साहित्य की उपेक्षा किया गया। अगर देखें छात्रों, मैं आपको इसके पहले ही बता दिया था कि इसका दोष ये था कि जो उड के घोषणा पत्र के प्रमुख गुण ये थे कि इन्होंने प्राच्य साहित्य की उपेक्षा या तिरस्कार या अवहेलना करने पर विशेष बल दिया था। जैसे प्राच्य साहित्य के विषय थे, मैंने आपको प्रारंभ में बता दिया छात्रों, जैसे इसमें अंग्रेजी आता था और अंग्रेजी साहित्य तो आता है, मतलब प्राच्य साहित्य में अंग्रेजी तो खास से इसमें नहीं था। जैसे इसमें हिंदी आता था, हिंदी और साहित्य विषय देखें संस्कृत था, हिंदी संस्कृत था और हिंदी संस्कृत के अलावा कुछ व्याकरण थे या जो उपनिषद थे उनकी उपेक्षा किया गया था। या इन सब के जो विषय थे या जो साहित्य थे उस समय के, तो जो चार्ल्स उड थे तो उनकी उपेक्षा किया नहीं, ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको जो है चार्ल्स उड के बारे में छात्रों इनके शिक्षण की विधियों के बारे में जो रूबरू कराया था इनके रिकमेंडेशन में, तो अब बात आती है कि उन्होंने जैसा कि बताया था कि प्राथमिक जो एजुकेशन अगर छात्र ले रहे हैं या प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो जो देशी शिक्षा एवं जो पश्चात शिक्षा दोनों को इन्होंने मुख्य माध्यम बनाया था छात्रों। लेकिन एक शर्त ये रखा कि जब बालक ये अपनी प्राथमिक जो है जो एजुकेशन है उनको पूर्ण कर लेगा तो आगे की जो कक्षाएं वो प्रारंभ करेगा तो मुख्य जो है माध्यम वो अंग्रेजी भाषा ही होगा। जो उनको अध्ययन का कार्य करना होगा तो वो किस भाषा में वो करेंगे, उच्च शिक्षा अपनी वो पश्चात जो है भाषा में उनकी शिक्षा का अध्ययन कार्य होगा। यानी मुख्य विषय का कौन होगा, जो है अंग्रेजी ही सभी ने जो है मुख्य भाषाओं के रूप में छात्रों माना है। तो मैं आपको पहले से कई बार इसके बारे में बता दिया हूँ। तो यहाँ पर जो है प्राच्य साहित्य की उपेक्षा किया गया था। जैसे कि जो उड के घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र के जो चाहते हैं दोष, इनके दोष में यह है कि इन्होंने जो है प्राच्य जो है साहित्य की उपेक्षा किया है। जबकि यही स्थान पर देखें छात्रों तो इन्होंने पश्चात जो है साहित्य को अधिक से अधिक महत्व दिया है या पश्चात साहित्य को अधिक से अधिक बढ़ावा देने का कार्य किया है। भाई अब आप लोग ध्यान में आते हुए बात पश्चात साहित्य क्या है, तो पश्चात साहित्य में इन सभी विषयों का समावेश होता था जो कि ये यूरोपीय विज्ञान से संबंधित होते थे। खासकर जो है जो फिलॉसफी होते थे या जो इनकी साहित्य अंग्रेजी भाषा थी उन्हीं को जो है प्राच्य साहित्य की संज्ञा दी गई छात्रों। तो इन्होंने जो है इन्हीं को जो है छात्रों पश्चात जो है साहित्य की संज्ञा दी गई है। जबकि जो है प्राच्य साहित्य के विषय में हमारे जो है प्राचीन जो है जो विरासत या प्राचीन मातृभाषा जैसे टूटी फूटी हिंदी बोली जाती थी और हिंदी के अलावा बात करें तो इसमें जो देववाणी या जो संस्कृत भाषा आती थी छात्रों ये हो गया। और इसके अलावा तो कुछ जैसे जो कताई बुनाई का कार्य कैसे किया जाए, तो ये सब सारे विषयों का छात्रों इसमें समावेश था। और उपनिषद हमारे थे, ये जो है प्राचीन जो विषयों या जो प्राच्य साहित्य के छात्रों विषय थे तो उनकी यहाँ पर जो उपेक्षा किया था चार्ल्स उड ने और जो है पश्चात शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा देने का छात्रों कार्य किया। तो फिर आगे इनकी जो डिमेरिट आता है छात्रों उनमें शिक्षा का माध्यम, तो जो इनके जो मेरिट आता है या जो इनके दोष होते हैं तो उन्होंने जो है जो शिक्षा का मुख्य माध्यम अंग्रेजी अपनाया। तो मैंने आपको प्रारंभ
छात्रों, तो मैं आपको जो है इनके क्या मेरिट है, मैं इनके गुण के बारे में बताया, क्या इनके डीमेरिट या इनके होते हैं दोष। तो मैंने आपको जो नंबर 2 पॉइंट बता रहे हैं वो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। तो ये यहाँ पर जो है जो ऊट की घोषणा पत्र के प्रमुख जो है दोष यह है कि इन्होंने जो है शिक्षा का मुख्य माध्यम अंग्रेजी बनाया, जो कि बिल्कुल जो है दोषपूर्ण था। जो यहाँ पर प्राचीन लोग निवास कर रहे थे ऑलरेडी भारत में, तो उनको जो है किस ढंग से कैसे शिक्षा प्राप्त होगी, तो उनके लिए बिल्कुल ये था असहज का कार्य था। तो इसीलिए जो है इन्होंने शिक्षा का मुख्य माध्यम अंग्रेजी बनाया। तो अगली पॉइंट आती है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद जो है शिक्षा की समाप्ति। तो आप इसके बाद देखें तो इन्होंने जो है जो ऊट की घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र के जो प्रमुख दोष है, इनका दोष यह है कि इसके माध्यम से जो है जब हमारा देश फ्री हुआ, तो हमारा देश जब फ्री हुआ तो उनके बाद जो है किस ढंग से जो शिक्षा की इन्होंने समाप्ति कर दिया, ये भी जो है इनके डीमेरिट को स्पष्ट करते हैं। फिर अगला जो पॉइंट हमारा आता है पाठ्यक्रम में अंग्रेजी साहित्य पर विशेष बल। जो ऊट के घोषणा पत्र के छात्रों जो डीमेरिट आता है, अगर इसके बारे में देखें तो इन्होंने जो है कोई अगर करिकुलम या कोई भी पाठ्यक्रम का अगर समावेश किया या पाठ्यक्रम का फॉर्मेशन किया, तो उन्होंने जो है अंग्रेजी साहित्य पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया था छात्रों। तो ये भी इनके क्या थे दोष थे। जबकि जो है ये अंग्रेजी पर बल देना ये भारतीयों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं था। इसमें भारत जो प्राचीन लोग थे वो बिल्कुल अनपढ़ थे, बहुत पढ़े लिखे छात्र तो थे नहीं। तो कहने का मतलब उनको अंग्रेजी के माध्यम से कैसे वो शिक्षा को ग्रहण कर पाते, तो उनके लिए भी यह कार्य असहज था। तो पाठ्यक्रम में अंग्रेजी साहित्य पर इन्होंने विशेष रूप से छात्रों बल देने का कार्य किया। तो पाठ्यक्रम में जो अंग्रेजी साहित्य पर विशेष बल देना, ये भी इनके जो दोस्त थे इनके दोस्त को इंगित करने का कार्य किया था। अब आगे आता है छात्रों धार्मिक शिक्षा की नीति अस्पष्ट। तो इन्होंने या चार्ल्स वुड की जो घोषणा पत्र था, इस घोषणा पत्र की जो प्रमुख दोष थे वो था कि इसके अंतर्गत जो धार्मिक जो शिक्षा की नीति बनाई गई थी वो प्रायः अस्पष्ट थे। इसमें कोई स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया था, इस बात की नहीं किया गया कि इसमें जो है धार्मिक कुछ जो शिक्षा देने का भी कार्य किया जाए, तो ऐसे इसमें कुछ बात नहीं कहा गया। तो कहने का मतलब जो धार्मिक जो शिक्षा की नीति ये बिल्कुल इसमें अस्पष्ट थी। तो ये था क्या, मैंने आपको जो वुड के घोषणा पत्र थे या वुड जो डिस्पैच के क्या थे गुण, क्या थे दोष, मैं आपको इन सब के बारे में छात्रों बताया। आप देखिए तो वुड के घोषणा पत्र का वुड के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव, वुड के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव। अब देखें छात्रों, अब इनके हम प्रभाव के बारे में जान लेते हैं छात्रों। जो वुड के घोषणा पत्र है उनके भारतीय शिक्षा पर किस ढंग से छात्रों प्रभाव पड़ा था, जो अगर इनके हम इम्पैक्ट या इसके बारे में देखें तो भारतीय शिक्षा का जो प्रभाव आता है छात्रों, इनके जो है प्रभाव को हम दो भागों में छात्रों बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। जो उनका घोषणा पत्र है, पहली बात जो उनके घोषणा पत्र का भारतीय जो है शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इनके दो तरीकों से छात्रों प्रभाव पड़ा था। जैसे एक तत्कालीन प्रभाव, एक क्या था छात्रों, तत्कालीन था प्रभाव छात्रों, और एक आता था छात्रों दीर्घकालीन प्रभाव था छात्रों। एक तत्कालीन प्रभाव था छात्रों और एक लॉन्ग टाइम जो है इम्पैक्ट था या दीर्घकालीन प्रभाव। अब हम छात्रों तत्कालीन या तत्कालिक जो प्रभाव थे या उस समय के जो प्रभाव थे छात्रों, अगर इसके बारे में देखें, प्रत्येक प्रांत में जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रत्येक प्रांत में
शिक्षा व्यवस्था प्रत्येक प्रांत में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना पर इन्होंने जो है बल देने का छात्रों कार्य किया कि जो तत्कालीन प्रभाव उड डिस्पैच का भारतीय जो है जो एजुकेशन पर पड़ा, उसमें जो है पहला प्रभाव ये था कि प्रत्येक प्रांत में जो है शिक्षा के जो संस्था खुलाए गए थे उनकी स्थापना कार्य पर इन्होंने विशेष रूप से बल देने का कार्य किया था, जो कि इस समय या जो वर्तमान समय की जो अच्छे प्रभाव जो एजुकेशन है उन पर प्रभाव पड़ा है। तो प्रत्येक प्रांत में जो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना हो गया छात्रों। फिर इसके बाद आता है सहायता अनुदान। अब देखें आप लोग सहायता अनुदान में छात्रों क्या बातें आती थी उस समय, अगर इसके बारे में देखें कुछ सहायता अच्छे अनुदान के लिए जो कि तत्कालीन जो एजुकेशन था उस पर भी जो है प्रभाव डालता है। जैसे सहायता अनुदान के लिए अगर हम बात करें, जैसे उसमें जो प्रयोगशाला थे या पुस्तकालय थे या जो स्कूल के भवन के रूप में, तो जो गवर्नमेंट जो उस समय गवर्नर जनरल जो चार्ल्स वुड थे या वुड के माध्यम से जो घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया था, उन्होंने जो है सहायता अनुदान को वितरित करने का भी कार्य किया है। ये भी जो है भारतीयों की जो है जो एजुकेशन है उस पर जो प्रभाव डालने का भी कार्य किया छात्रों। अब सहायता अनुदान के बाद अब उसके बाद आता है छात्रों क्रमबद्ध विद्यालय की स्थापना हो गया छात्रों। क्रमबद्ध विद्यालय की स्थापना हो गया, क्रमबद्ध विद्यालय की स्थापना हो गया। अगर इसके बारे में देखें छात्रों, जो वुड डिस्पैच है जो भारतीयों की शिक्षा पर अगर प्रभाव डालने का कार्य करता है, तो क्रमबद्ध रूप से जो विद्यालय की जो स्थापना का कार्य किया था, ये भी जो है भारतीयों की जो एजुकेशन है उनकी जो शिक्षा है उस पर भी जो है प्रभाव डाला है छात्रों। अब जैसे अगर बात आप लोग ध्यान ये आती होगी छात्रों की जो क्रमबद्ध विद्यालय है उसका मतलब क्या है। जैसे क्रमबद्ध का मतलब प्रत्येक जो है राज्य में प्रत्येक प्रांत में उसके स्तर के अनुसार जो विद्यालय की स्थापना की गई है छात्रों, उन्हीं को हम क्रमबद्ध विद्यालय की संज्ञा दी गई है। जैसे क्रमबद्ध विद्यालय में देखें छात्रों, जैसे मैं आपको इसको 5 भागों में बांट सकते हैं। जैसे इसमें पहला जो है प्राथमिक आ गया, फिर मिडिल आ गया छात्रों, फिर जो है हाई विद्यालय हो गए, तो फिर कॉलेज हो गए छात्रों, इसमें फिर उच्च स्तर की जो है शिक्षाओं की देने के लिए या विश्वविद्यालय होते थे। तो इस ढंग से जो है प्रत्येक प्रांत में अपने स्तर के अनुसार जो है यह क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना करने पर इन्होंने बल लिया। और फिर आगे छात्रों आता है विश्वविद्यालय की स्थापना। आगे छात्रों विश्वविद्यालय की जो स्थापना था, विश्वविद्यालय की स्थापना पर इन्होंने जो है बल देने का कार्य किया। जैसा कि ये भी जो है वुड के घोषणा पत्र, ये भी जो है भारतीयों की जो है जो शिक्षा प्रणाली है इस पर विशेष रूप से जो है बल दे रहा है या प्रभाव डाल रहा है छात्रों की जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। और उसमें भी जो कुछ पुराने अंग्रेज गवर्नर का भी जो जनरल थे उनका भी नाम इसमें आता है। इनके समय का जो है कॉलेज है, जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज जो लॉर्ड वेलेस्ली ने इसका निर्माण कराया था छात्रों, जो कोलकाता में है। तो कुछ ने ऐसे जो कॉलेजों विश्वविद्यालय की स्थापना कराया है जो कि भारतीयों की जो है एजुकेशन या जो शिक्षा प्रणाली है उस पर जो विशेष रूप से प्रभाव डालने का कार्य किया है। तो ये मैं आपको जो है वुड घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा का जो प्रभाव है उसमें तत्कालीन प्रभाव बताए हैं। आप देखें जो तत्कालीन प्रभाव की बात एक आता है, तो छात्रों मैं अभी तक आप लोगों को जो है ये जो उस समय का भारतीय जो अच्छे से जो एजुकेशन था उसका तत्कालीन प्रभाव क्या पड़ा उसको बताया। फिर उसके बाद फिर हम चर्चा कर रहे हैं दीर्घकालीन प्रभाव, जो कि ये दीर्घकालीन प्रभाव भी ये भी भारतीयों की एक जो एजुकेशन था उसको भी प्रभावित किया। तो इसमें जो था, इसमें पहली बात आता है कि शिक्षा का जो उत्तरदायित्व था उस समय क्षेत्र राज्य पर निर्भर था।
तो ये भी जो है ये जो दीर्घकालीन के प्रभाव के अंतर्गत आता था। जो शिक्षा जो देने का कार्य किया गया वो पूरा कार्य जो है छात्र राज्य पर सौंप दिया गया था। ये भी जो है उनका मुख्य उत्तरदायित्व है। अब उसके बाद आगे आता है उचित जो है शिक्षा के उद्देश्य। अगर हम ऊट की घोषणा पत्र के गुण के विषय में बात करें तो इसके तहत जो है उचित जो है शिक्षा के क्या उद्देश्य होना चाहिए, यह भी जो है वर्तमान की प्रणाली में देखें या जो दीर्घकालीन प्रणाली है तो ये भी जो है भारतीयों की शिक्षा को प्रभावित करने का कार्य छात्रों करता है। फिर उसके बाद भिन्न स्तरों पर शिक्षा का संगठन। जो ऊट की घोषणा पत्र के अगर हम गुण के बारे में देखें या गुण क्या इनके प्रभाव के बारे में देखें तो इसमें जो लॉन्ग टाइम जो इम्पैक्ट है या प्रभाव है, इसमें भिन्न स्तरों पर क्या क्या जो शिक्षा का संगठन बनाया गया या जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया तो वो भी जो है दीर्घकालीन प्रभाव को स्पष्ट करने का कार्य करते हैं। फिर उसके बाद आता है छात्रों अलग अलग स्तर पर अलग अलग विद्यालय की स्थापना। जो ऊट के घोषणा पत्र में जो भारतीयों की जो शिक्षा पर जो प्रभाव डाला है, जो दीर्घकालीन प्रभाव, वो भी अलग अलग स्तर पर जो अलग अलग विद्यालय, कहीं कहीं पर प्राथमिक विद्यालय, कहीं पर मिडिल कॉलेज की स्थापना या उसके बाद जो कहीं पर जो है कुछ कॉलेज की स्थापना या विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया, ये भी जो है जो लॉन्ग टाइम पीरियड कह सकते हैं या तो जो लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट है, ये विश्व को भी जो प्रभावित करने का छात्रों कार्य करता है। तो ये था हमारा ऊट के घोषणा पत्र का भारतीयों की जो है एजुकेशन पर किस तरीके से प्रभाव डाला है। तो इसके प्रभाव को हमने बताया कि दो तरीकों से इसको बता सकते हैं, जिसमें एक आता है तत्कालीन प्रभाव था, एक फिर दीर्घकालीन प्रभाव। तो इस तरीके से इसको हमने स्पष्ट किया छात्रों। तो ये था हमारा आज का ऊट के घोषणा पत्र का मूल्यांकन था। इस मूल्यांकन के तहत छात्रों मैंने जो है इसके क्या गुण थे, क्या दोष थे, इनके क्या तत्कालीन प्रभाव पड़े भारतीयों की शिक्षा पर, क्या जो दीर्घकालीन प्रभाव पड़े छात्रों। तो ये था हमारा आज का जो है टॉपिक छात्रों। फिर हम मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ छात्रों। नमस्कार।